So now in this video, we are going to study about the basic transistor circuit configuration. हम ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन सर्किट कन्फिग्रेशन के बारे में बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर को कन्फिगर कैसे किया जा सकता है और ट्रांजिस्टर करैक्टरिस्टिक्स को भी हम इसमें पढ़ेंगे. ओके, सो ना हम शुरू करते हैं चर्चा कि हमारे पास इन ए ट्रांजिस्टर देयर आर 3 टर्मिनल्स अवेलेबल. ट्रांजिस्टर में आपके पास 3 टर्मिनल्स होते हैं. टर्मिनल मीन्स एंड्स होते हैं और उसमें एक का नाम अमिटर होता है जिसके बारे में आप जानते हैं, दूसरे का नाम बेस होता है और तीसरे का नाम कलेक्टर होता है. ओके, सो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये रहा आपका अमिटर और ये रहा आपका बेस और ये रहा कलेक्टर, राइट. सो देयरफॉर द सर्किट इनपुट और आउटपुट कनेक्शन जो है हैव टू बी सच दैट, हम इस तरीके से देने की कोशिश करते हैं ताकि इसमें से जो तीनों में कोई एक कॉमन रहना चाहिए. सो इधर एमिटर, बेस और कलेक्टर इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट. मतलब इन तीनों में से या तो एमिटर कॉमन रहेगा किसी जब हम इनपुट और आउटपुट बनाएंगे, या बेस कॉमन रहेगा या कलेक्टर कॉमन रहेगा. सो इसको यदि हम ध्यान में रखें तो ट्रांजिस्टर कैन बी कनेक्टेड इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग 3 बेस. तो यदि हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि कोई या तो एमिटर कॉमन रहे, बेस कॉमन रहे या कलेक्टर कॉमन रहे इनपुट और आउटपुट कनेक्शंस के बीच में, तो ये हमारे पास 3 संभावनाएं हैं. या तो हम कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन बनाएं, ओके, जिसमें इनपुट और आउटपुट को कॉमन, जो एमिटर होगा वो कॉमन रहेगा बेस और कलेक्टर के बीच में, या फिर जो बेस कॉमन रहेगा एमिटर और कलेक्टर के बीच में, या फिर कलेक्टर कॉमन रहेगा एमिटर और बेस के बीच में. तो आप इस स्ट्रक्चर को यदि देखना चाहते हैं, इस कन्फिग्रेशन को यदि देखना चाहते हैं, तो ये रहा कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन. ओके, और ये जो ट्रांजिस्टर है आपके पास, ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर. आप देखें जो एरो है वो अंदर की ओर है. सो ये रहा आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर और इसमें ये बेस और ये कलेक्टर और ये अमिटर, राइट. नाउ दिस अमिटर इज नाउ कॉमन फॉर बोथ दिस इनपुट एंड आउटपुट, राइट. सो आगे ये इसका कनेक्शन देंगे कैसे, वो हम अब एक में बता देते हैं कि देखिए जो इसमें जो इनपुट वाला पार्ट होगा ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा और जो आउटपुट वाला पार्ट होगा ये रिवर्स बायस्ड होगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि इसका बीच का ये वाला पार्ट एन है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो आपको एन को नेगेटिव के साथ जोड़ना होगा बैटरी में. ये देखिए ये बायसिंग बैटरी है और यहाँ देखिए ये वाला पार्ट अब जो है वो फॉरवर्ड बायस बन चुका है. ओके, नाउ दिस पार्ट इज फॉरवर्ड बायस्ड, राइट, एंड दिस आउटपुट पार्ट इज रिवर्स बायस. तो आप यहाँ देखिए ये वाला पार्ट पी है तो इसको आपको नेगेटिव से जोड़ना है, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा. इसको आप ऐसे जोड़ सकते हैं और इस पार्ट को आप ऐसे जोड़ सकते हैं. और इस सभी कन्फिग्रेशन में आपको इस तरीके से करना है कि जो इनपुट वाला पार्ट है उसको अपने फॉरवर्ड बायस बनाना है और आउटपुट वाले पार्ट को अपने रिवर्स बायस बनाना है. तो ये हुआ कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन. पर इसी तरीके से हमारे पास बेस को भी हम कॉमन रख सकते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट में जो बेस टर्मिनल है वो कॉमन रहेगा एमिटर और कलेक्टर के बीच में. और ये संभावना भी है कि हम कलेक्टर को भी कॉमन रख सकते हैं. तो ये डायग्राम उसका ये रहेगा. इस तरीके से यहाँ आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे और यहाँ आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे और ये वाला जो पार्ट होगा वो जैसे ऊपर कहा ये रिवर्स बायस होगा और ये जो इनपुट वाला पार्ट होगा वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा. ओके, तो 3 संभावनाएं हमारे पास होंगी. या तो आप चाहें तो कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन जैसे यहाँ बात की, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन जैसे यहाँ बात की और कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन जैसे यहाँ बात की. सो द ट्रांजिस्टर जो मोस्टली यदि जब हम इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, इसके प्रैक्टिकल पर्पस में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिस्टर इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन. ट्रांजिस्टर को हम ज़्यादा कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन में इस्तेमाल करते हैं. इसलिए हम अपनी जो चर्चा है उसको सिर्फ हम कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन तक फिक्स कर देंगे. सिंस मोर कॉमनली यूज ट्रांजिस्टर जो हैं वो एनपीएन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर का हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इस पीएनपी ट्रांजिस्टर की जगह जब हम इसको आगे टेक्स्ट में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम पीएनपी और एनपीएन के बीच में हम एनपीएन को चूज करना पसंद करेंगे. सो वी शैल नाउ कन्फाइन आवर डिस्कशंस टू सच ट्रांजिस्टर्स ओनली. हम एक कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन एनपीएन ट्रांजिस्टर्स को ही हम स्टडी करेंगे. यदि हम चाहें कि हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर्स की एप्लीकेशन को पढ़ना है तो उसमें फ़र्क क्या पड़ेगा
कि द पोलरिटी ऑफ द एक्सटर्नल पावर सप्लाईज जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई है उसकी पोलरिटी बदल जाएगी, क्योंकि उससे आप जब इनपुट को फॉरवर्ड बायस बनाएंगे और आउटपुट को रिवर्स बायस बनाएंगे तो बैटरी को आपको उस जो बायसिंग बैटरीज होती हैं उनको आपको उसके अकॉर्डिंगली जोड़ना पड़ता है। अब हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड के अगले पेज के ऊपर। अब हम चलते हैं कि हमारा फर्स्ट पार्ट था कि हमने ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ना था कि हम उसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा कि हम उसको कॉमन एमिटर की फॉर्म में, कॉमन बेस की फॉर्म में और कॉमन कलेक्टर की फॉर्म में 3 तरीके से हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पर हम उसके बाद जो है वो कॉमन एमिटर को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसका आंसर जो है हमें टेक्स्ट में आगे मिल जाएगा, उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। अब मोस्ट वाइडली यूज जो है हमारे पास कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए हम कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना पसंद करेंगे। सवाल ये है कि आपको ये एनसीईआरटी क्यों पढ़ाना चाहता है। ट्रांजिस्टर आज जो वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रॉनिक जो रिवोल्यूशन है उसमें ट्रांजिस्टर का बहुत इस्तेमाल है, और ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करने से पहले हमें उसके गुणों के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर जो है वो अलग अलग सिचुएशन में जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट में आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो बिहेव कैसे करता है, वो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो हमारा सबसे पहला काम है कि ट्रांजिस्टर बिहेव कैसे करता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। सो व्हेन ए ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में जब हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, द इनपुट इज बिटवीन द बेस एंड एमिटर। जो इनपुट होगी ट्रांजिस्टर की वो बेस और एमिटर के बीच में होगी। आप ज़रा ध्यान से देखें, हम इसको कुछ इस तरीके से बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये वही डायग्राम है, ये देखिए ये हमारा वो पार्ट है जैसे आपने अभी पढ़ा है। ओके, सो इसमें है कि हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को यदि हमने पढ़ना है तो जो इनपुट दी कहाँ से जा रही है, ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये वाला जो पार्ट है वो इनपुट वाला पार्ट है। दिस पार्ट इज इनपुट एंड दिस पार्ट इज आउटपुट। यहाँ से आप आउटपुट प्राप्त करेंगे। ओके, अब इनपुट के रीजन में अगर आप ध्यान से देखें तो इनपुट के रीजन में क्या है, एक बेस करंट है और एक बेस एमिटर वोल्टेज है। सो ये जो इनपुट वाला जो सेक्शन है इसमें ये चीज़ें आपने बड़े ध्यान से देखनी है। अब यदि आपने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है तो आपके लिए बेस करंट इंपॉर्टेंट होगा और बेस एमिटर वोल्टेज इंपॉर्टेंट होगी। ओके, सो यही इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इन दोनों की एक दूसरे के ऊपर कैसी डिपेंडेंस है, ये कैसे एक दूसरे के साथ वेरी करते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। सो द वेरिएशन ऑफ द बेस करंट आई बी विद द बेस एमिटर वोल्टेज बी बी ई इज कॉल्ड द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनको हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। और इसी तरीके से अब आप आउटपुट सर्किट में चलिए, ये देखिए ये वाला पार्ट जो है वो आपका आउटपुट सर्किट है। तो आउटपुट सर्किट में करंट और वोल्टेज क्या है, जो कलेक्टर करंट जो है दिस इज आउटपुट करंट और ये वाली जो है वो आउटपुट वोल्टेज है। अब यदि आप वेरिएशंस चेक करते हैं करंट और वोल्टेज के बीच में तो आप कलेक्टर करंट और कलेक्टर मीटर वोल्टेज के बीच में एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और इस केस में आप क्या करेंगे, जो बेस करंट है उसको आप कांस्टेंट रखेंगे, राइट। और जब हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ करंट होगा बेस करंट और यहाँ इनपुट वोल्टेज होगी बीबीई और आप यहाँ कलेक्टर मीटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो यहाँ से चलते हैं हम, यहाँ आप ध्यान से देखें, हम यहाँ मार्क कर देते हैं जब आप पढ़ेंगे। सो द सिमिलरली द वेरिएशन ऑफ द कलेक्टर करंट आई सी, ओके, विद द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज बी सी ई। ये देखिए दोनों पार्ट यहाँ हैं, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, वी सी ई एंड आई सी। ओके, दीज आर कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इनको आप आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। दीज आर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कीपिंग बेस करंट कांस्टेंट। ये लाइन यहाँ लिखी नहीं है, आपको बेस करंट जो है वो उसको कांस्टेंट रखना है, आगे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। So now you will see that output characteristics are controlled by input characteristics। जो output characteristics होते हैं वो input characteristics से कंट्रोल होते हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो कलेक्टर करंट है वो बेस करंट के साथ जो है वो चेंज होता है, क्योंकि जो कलेक्टर करंट है वो आउटपुट करंट है और जो बेस करंट है वो इनपुट करंट है। सो बोथ ऑफ दीज आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, सो बोथ ऑफ दीज इन्फ्लुएंस वन अनदर। हम आगे चलें।
इनपुट एंड द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, जिसको हमने एज एक्सपेरिमेंट हम चूज किया है, कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग द सर्किट एज शोन इन फिगर नंबर 14.29। तो ये रहा आपके पास फिगर नंबर 14.29। टू स्टडी द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने पढ़ा कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यहाँ देखिए, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यहाँ देखिए। तो हमने अब सबसे पहले शुरू करते हैं कि हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को यदि हम पढ़ना चाहते हैं, तो यदि आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो एक बार हम फिर रिवाइज करते हैं। ये ग्राफ होंगे, इनपुट करंट दैट इज बेस करंट, इनपुट वोल्टेज दैट इज बेस एमिटर वोल्टेज, और इस केस में आप कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, टू स्टडी द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, द ट्रांजिस्टर इज इन कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन, ए कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन द बेस करंट दैट इज इनपुट करंट, बेस एमिटर वोल्टेज दैट इज इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट ही वोल्टेज होगी और इनपुट ही करंट होगा। चलिए अगले पेज के ऊपर। अब हमारे पास होगा, और इसमें हम क्या करेंगे, जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है BCE, ये वाला पार्ट जो है इसको हम कांस्टेंट रखेंगे, is fixed while studying the dependence of IB on BE. So we are interested now to obtain the input characteristics when the transistor is in active state. ये सब घटना कब घटेगी, जब ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में होना चाहिए। अब हम वेरी बिगनिंग में हमने पढ़ा था कि जब हम ट्रांजिस्टर की प्रॉपर बायसिंग कर देते हैं, जब उसका जो इनपुट है वो फॉरवर्ड बायस होता है, आउटपुट उसका प्रॉपरली रिवर्स बायस्ड होता है, तो ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव स्टेट में चला जाता है। तो ये कंडीशन यहाँ फुलफिल होनी चाहिए। सो द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज BCE को हम लार्ज रखते हैं। अब इसको क्यों लार्ज रखते हैं, ताकि जो ट्रांजिस्टर है आपका वो एक्टिव स्टेट में होना चाहिए। ओनली देन यू कैन स्टडी द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो it should have large value, it kept large so that base collector junction must be reverse bias। ये देखिए, ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव स्टेट में तब होगा यदि आपका जो बेस कलेक्टर जंक्शन जो है, ये है जंक्शन, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो बेस कलेक्टर जंक्शन है वो रिवर्स बायस होना चाहिए। इसके लिए हम BCE की वैल्यू को बहुत ज़्यादा रखते हैं, नियरली 10 वोल्ट। आप ऊपर यहाँ देख लें 10 वोल्ट रखा हुआ है। और सिंस BCE इज इक्वल टू BCB प्लस BVE, ये हम आपको आगे सॉल्व करके बता देंगे जब हम आपके साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। वैसे आपको जो किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ आप यदि आप यहाँ लगाते हैं, या हम यहाँ बना देते हैं, तो आपको पता चल जाएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लूप रूल यदि आप यहाँ लगाते हैं, यू विल फाइंड दैट BCE इज इक्वल टू BCB प्लस VVE। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द सेम। सो एंड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के लिए जो वोल्टेज है, बेस और एमिटर वोल्टेज है, वो 0.6 और 0.7 वोल्ट के आसपास रखेंगे। एंड द कलेक्टर एमिटर वोल्टेज मस्ट बी सफिशिएंटली लार्जर देन द 0.7 वोल्ट, से ज़्यादा रखना है। ये आपको एक्सपेरिमेंट भी है +2 में, आप वहाँ इसको लैब में भी देख सकते हैं। सो सिंस द ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड एज एम्पलीफायर, अब ट्रांजिस्टर को आपने एक वाइड रेंज तक एज एन एम्पलीफायर इस्तेमाल करना है, तो जो रिवर्स बायस वोल्टेज अक्रॉस था जो बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए मोस्ट ऑफ द टाइम। क्यों ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो ट्रांजिस्टर उतनी देर तक एक्टिव रीजन में रहेगा और तभी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो वो पढ़े जा सकते हैं। सो देयरफॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में बी ऑब्टेन फॉर BCE समवेयर इन द रेंज ऑफ 3 वोल्ट टू 20 वोल्ट। ये 3 से लेके 20 वोल्ट तक आप इसकी वैल्यू को वेरी कर सकते हैं, जो जहां आपने यहाँ 10 वोल्ट चूज की हुई है। ओके, सो सिंस द इंक्रीज इन कलेक्टर एमिटर वोल्टेज अपीयर्स एज इंक्रीज इन कलेक्टर बेस वोल्टेज। तो आप इस डायग्राम यहाँ इस इक्वेशन को देख सकते हैं, यदि आप BCE को बढ़ाते हैं तो BCB खुद बढ़ जाएगा, पर इसका जो इफेक्ट IB बेस करंट के ऊपर इसका बहुत कम इफेक्ट होता है। इसलिए यदि आप as a consequence input characteristics the various value of BCE will give almost identical curve। यदि आप BCE की वैल्यू को, जैसे 10 वोल्ट के बाद आपने 12 वोल्ट इसको रख दिया, आपने 15 वोल्ट इसको रख दिया, आपने 9 वोल्ट इसको रख दिया, तो जो बेस करंट होगा उसमें बहुत कम फर्क पड़ेगा। ये बेस करंट है इन वोल्ट, राइट। आई कैन राइट ओवर हियर दिस इज IB इन वोल्ट, राइट। इसलिए हम यदि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है, यदि हम उसका सिंगल कर्व ही बना देंगे तो वो काफ़ी हो जाएगा। यदि आप दूसरा कर्व बनाएंगे तो बिल्कुल इसके पास आ जाएगा ऐसे करके। अगला कर्व अगली वोल्टेज की वैल्यू के ऊपर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो जस्ट सिंगल कर्व इज इनफ टू स्टडी अबाउट द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। So I can say that as a consequence of the input characteristics for the various value of BCE will give almost identical curves. So hence
इट इज़ इनफ टू डिटर्मिन ओनली वन इनपुट करेक्टरिस्टिक्स। तो एक ही इनपुट करेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ना जो है वो काफ़ी हो जाएगा। हम चलते हैं अब आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने की ओर, इस उम्मीद के साथ कि आपको इनपुट करेक्टरिस्टिक्स समझ आ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं कि आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स में हमें क्या करना है। तो ये रहा पॉइंट टू स्टडी अबाउट द आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। अब आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स के लिए आप ज़रा कॉमन सेंस लगाइए कि क्या होना चाहिए। अब इसमें आउटपुट ही वोल्टेज होगी और आउटपुट का ही करंट होगा। तो ये वाला जो रीजन है आपका, ये आउटपुट वाला रीजन है, ये आउटपुट वाला रीजन है। ओके, अब इसमें आउटपुट में वोल्टेज क्या है, VCE है, और आउटपुट में करंट क्या है, IC है। तो ये जो वेरिएशंस होंगी वो IC और BCE के बीच में होंगी, और इस केस में आप बेस करंट को कांस्टेंट रखेंगे, ये एक डिफरेंस रहेगा। ओके, अब ध्यान से आपने समझना है कि फिजिक्स कैसे चलेगी यहाँ। The output characteristics is obtained by observing the variation of IC, that is output current, BCE, that is the output voltage, while keeping base current, input जो current है उसको अपने constant रखना है। अब देखिए ज़रा गौर से, it is obvious that if BBE, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, उसको आप थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। यदि आप उसको थोड़ा सा भी, इसमें आप अपने फिजिक्स को सीखना है, यदि आप बेस एमिटर वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है उसको आप थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो क्या होने वाला है। तो होगा यूं कि ये जो बेस एमिटर वोल्टेज है, अब आप यहाँ आपका ट्रांजिस्टर है, दिस इज योर ट्रांजिस्टर, इसको आप देखें, दिस इज योर ट्रांजिस्टर, राइट। अब यदि आप बेस एमिटर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होने वाला है, ये जो ट्रांजिस्टर है वो NPN ट्रांजिस्टर है, दिस इज NPN ट्रांजिस्टर। जरा ध्यान से देखना। अब इसका मतलब इसका जो एमिटर वाला पार्ट है वो N है, और जो बेस वाला पार्ट है वो P है। अब यदि ये N किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें ये नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। अब यदि आपके पास BBE इंक्रीज होता है तो इसमें क्या होगा, इट इज नाउ दिस एमिटर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बट डज दिस मीन, जो होल करंट है एमिटर का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो होल करंट ऑफ द एमिटर रीजन विल इंक्रीज। और आप बेस रीजन में देखिए क्या है, P है, और P जो है इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो व्हाट डज दिस मीन, दिस मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन करंट ऑफ द बेस रीजन विल इंक्रीज। जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ना, दे आर कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, सो दे विल रश टुवर्ड इट, राइट, बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट टर्मिनल। इसमें क्या होगा, दिस इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा, होल करंट जो होगा वो रश करेगा इसकी ओर, इसलिए एमिटर का जो होल करंट इंक्रीज होगा और जो बेस का है वो इलेक्ट्रॉन करंट इंक्रीज हो जाएगा। सो ये आपको लाइन समझ आ जाएगी। इट इज़ ऑब्वियस दैट इफ BBE, यदि आप बेस एमिटर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो होने क्या वाला है, द होल करंट ऑफ द एमिटर रीजन, इस एमिटर रीजन का होल करंट और बेस रीजन का इलेक्ट्रॉन करंट दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि इसका जो बेस रीजन का होल करंट और बेस रीजन का इलेक्ट्रॉन करंट और एमिटर रीजन का जो होल करंट है वो क्यों इंक्रीज होगा। सो एज ए कॉन्सिक्वेंस, यदि ऐसा होने वाला है तो आप ये जानते हैं कि इक्वेशन हम यहाँ लिखें कि आपके पास होता है IE जो होता है वो IB प्लस IC होता है। आप यहाँ कोई भी जंक्शन चूज़ कर लें और वहाँ आप किरचॉप्स करंट लूप का जो फार्मूला है वो लगा सकते हैं, लूप रूल लगा सकते हैं। आप इस पॉइंट पर लगा के देख लीजिए, इसमें जो आउट गोइंग करंट जो है वो उसको आप नेगेटिव लेंगे और इनकमिंग करंट्स को आप पॉजिटिव लेंगे, तो IB और IC दोनों जुड़ जाएंगे और ये अकेले IE के बराबर होंगे। सो अब आप इस फार्मूले से याद है, आप देखें ध्यान से तो आप देखेंगे एज अ कॉन्सिक्वेंस यदि बेस करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट भी बढ़ जाएगा। सो विद इंक्रीज दे विल इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी। सो दिस शोज दैट व्हेन IB विल इंक्रीज, IC will also increase, right? So the plot of IC versus VCE for the different fixed value of IB will given over here. अब आप इसको प्रैक्टिकल भी करेंगे, जरा देखना ध्यान से। यदि IB बढ़ेगा, ये वाली जो साइडें हैं ना, ये सब IB की वैल्यूज़ हैं। अब आप यहाँ देखिए, इस टेक्स्ट को आप देखिए, जो फिजिक्स पढ़ा हमने सीखा वहाँ से आप यहाँ देखिए। सबसे पहले
यदि आपके पास बेस करंट जो है वो 10 माइक्रो एम्पियर है तो कलेक्टर करंट देखिए कितना है। दूसरी स्टेज में चलिए, बेस करंट 20 माइक्रो एम्पियर हो गया है तो जो कलेक्टर करंट है वो बढ़ गया है, लगभग 3 मिली एम्पियर हो गया है। यदि बेस करंट 30 माइक्रो एम्पियर हो गया है तो जो कलेक्टर करंट है वो लगभग 4.5 मिली एम्पियर हो गया है। बट वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर कि जिस तरीके से जैसे आई बी इंक्रीज हो रहा है, एज द बेस करंट इज इंक्रीजिंग, कलेक्टर करंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। ये है इसका मतलब, आप यहां देख लें, यदि बेस करंट 40 माइक्रो एम्पियर हो गया तो कलेक्टर करंट जो है वो नियरली 6 और 5.5 के आसपास हम कह सकते हैं वो हो गया है। और यदि आपके पास बेस करंट 60 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा तो आप ये देखें कि जो आपका कलेक्टर करंट है दिस इज मोर देन 8 मिली एम्पियर। ओके, सो दिस इज द थिंग टू बी लर्न फ्रॉम हियर। ओके, so there will be the different output characteristics corresponding to the different values of the base current. That is what I have explained over here. So now the linear segments of the both input and output characteristics can be used to calculate some important parameter of the transistor as below. So इन चीज़ों को पढ़ने के बाद हम जो ट्रांजिस्टर है उसका इंडस्ट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे इसकी कुछ चर्चा अभी जारी रहेगी। अभी इसी चर्चा ख़त्म नहीं हुई है, हम अगले पेज पर चलते हैं। नाउ अब हम पढ़ते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इनपुट रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के पढ़ा है, हम सिर्फ जस्ट इनपुट जो रीजन है इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इसके ऊपर हम ध्यान देंगे। अब इनपुट रेजिस्टेंस की जहाँ तक बात है उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ज़रा ओम्स लॉ के बारे में जानकारी को रिकॉल करते हैं। हमारे पास है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि जो वोल्टेज है वो होती है B इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ जाएगा, V अपॉन आई, यही आएगा। ओके, अब यदि आपको इनपुट रेजिस्टेंस पढ़ना है तो वो क्या होना चाहिए। ओके, ये इनपुट ही वोल्टेज होनी चाहिए। तो इनपुट में वोल्टेज कितनी थी हमारे पास और इनपुट में करंट कितना था, बेस करंट था। यहाँ देखिए जरा ध्यान से, इनपुट में क्योंकि जो रेजिस्टेंस होगा ना, इनपुट रेजिस्टेंस, वो रेशियो होगी इनपुट वोल्टेज और इनपुट का करंट क्या होगा। तो इनपुट में वोल्टेज कितनी है, बेस एमिटर वोल्टेज है, उसमें कितना बदलाव आता है यदि हम इसके डायनेमिक रेजिस्टेंस की बात करें। और इनपुट में करंट कितना है उसको हमने यहाँ लिख दिया। और आगे आप यहाँ लिख सकते हैं कि जो इसमें जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज है इसको हमने कांस्टेंट रखना है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, राइट। सो अब हम चलते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस की ओर। उसके समझने के लिए हम फिर अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये रहा हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस। इसको आर ज़ीरो से या आर ओ आप कह सकते हैं, इसके साथ हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको यदि हमने समझना है तो हमें ज़रा ये जो आउटपुट वाला जो पार्ट है इसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसमें हमें देखना है, फिर दोबारा फिर से हम एक बार फिर से ओम्स लॉ को रिकॉल करते हैं। हम फिर यहाँ लिख दें कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है कि जो वोल्टेज होती है ना B इज इक्वल टू आई आर, सो द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो यदि आप यहाँ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना चाहते हैं तो हम इसको जैसे हम आर ओ से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज होगी, ओके, टू द आउटपुट करंट। ये आपको आसान लगेगा। ये देखिए आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, राइट, at the constant value of the input current, and the constant value of IB must remain constant over there. So you can write now the output resistance is, the output में आपके पास देखिए जरा वोल्टेज कितना है VCE, सो उसको हम यहाँ लिख देते हैं, यह आ जाएगा आपके पास डेल्टा VCE। और आउटपुट में आपके पास करंट क्या है, डेल्टा IC, and at the constant value of base current. Okay, so I think it is so simple to understand the output characteristics and output characteristics as well as the output resistance. Now हम टेक्स्ट में पढ़ते हैं, कोई चीज़ रह नहीं जानी चाहिए।
सो आउटपुट रेजिस्टेंस को यदि आपने डिफाइन करना है, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन द collector emitter voltage, because it is the ratio of the voltage to the current every time. So to the change in the collector current delta IC at the constant value of this base current, right? So the output characteristic shows initially very small values of VCE and IC. It increase almost linearly. हम आगे ग्राफ देखेंगे, उसमें आपको सिखाने की कोशिश करेंगे. दिस हैपन्स बिकॉज द बेस जंक्शन इज नॉट रिवर्स बायस्ड एंड ट्रांजिस्टर इज नॉट इन एक्टिव स्टेट. सो यदि ट्रांजिस्टर एक्टिव स्टेट में नहीं होगा, देन इट कैनॉट शो द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वेल. सो इन फैक्ट द ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन स्टेट. यहाँ ट्रांजिस्टर सैचुरेशन स्टेट में होता है एंड द करंट इज ओनली कंट्रोल्ड बाय द दिस इज द बायसिंग बैटरी BCC in this part of the characteristic. So when the BCC is more than the required reverse bias voltage, जब उस BCC की वैल्यू जो है, BCE की वैल्यू जो है वो रिवर्स बायस वोल्टेज से ज़्यादा होने लगती है, तो ये एक्टिव जोन में चला जाता है. रिवर्स बायस द बेस कलेक्टर जंक्शन. सो IC इंक्रीज वेरी लिटिल, वो थोड़ा सा बढ़ेगा with BCE and the reciprocal of the slope of the linear part of the output characteristics gives the value of R0 at that time. The output resistance of the transistor is mainly controlled by the bias of that is what I have explained it earlier, bias of the collector junction, base collector junction. High magnitude of the output resistance is of the order of 100 kilo ohm, and it is due to the reverse bias state of this diode, right? So this also explains the resistance of the initial part of the characteristics and when the transistor is in saturation state, and this is very low. सो हम इसको न्यूमेरिकल के थ्रू इसको ज़्यादा समझाने की कोशिश करेंगे, जो टेक्स्ट में आगे आएगा. आगे हम चलते हैं अगले पेज के ऊपर. अब हमारे पास है जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है. हम बात कर रहे थे कि जो ट्रांजिस्टर है वो एज एम्पलीफायर हम उसका इस्तेमाल करते हैं. और दूसरा सवाल हमारे पास ये रहेगा कि आप जो ट्रांजिस्टर है उसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं उसका इस्तेमाल करना. तो इन सवालों के जवाब हमें इस टेक्स्ट में मिलने वाले हैं. ज़रा देखिए, जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है तो एक इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं और एक रेशो होती है. करंट कितना बढ़ा, इसको आपने समझना है कि करंट इंक्रीज़ कितना हुआ. ये देखिए, मैं एक सिंपल उदाहरण से आपको बताने की कोशिश करता हूँ. एक रेशो लिखता हूँ 10/2. मतलब मैं ऐसे लिखूँ, आपको खुद समझ आ जाएगा. मैं लिखता हूँ आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट में कोई चीज़ 10 आती है, इनपुट में 2 थी, तो हम ये कहेंगे कि जो आउटपुट है वो 5 गुना इनपुट हो गई. यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा कि आउटपुट जो है वो इनपुट का 5 गुना आ गई. यदि आप देखें, यदि ये रेशो में ऐसे लिखूं जरा 10/100, तो ये क्या होने वाला है, ये देखिए. तो आपको खुद आंसर जो है वो 1/10 आएगा, मीन्स 0.1 आएगा. इसका मतलब क्या हुआ है कि जो आउटपुट है वो इनपुट से कम हो गई है, राइट. यहाँ से आपने समझना है. तो यदि मैं ऐसे लिखूँ कि 10/10 है, इसका आंसर आएगा 1. मैं यूँ लिखूँ कि मेरे पास आया आउटपुट बटा इनपुट. ओके, तो आउटपुट आई 10, इनपुट भी आपने 10 ही दी थी, आंसर आया कट के 1. अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा, आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट. तो एम्पलीफिकेशन तो हुई नहीं है. यदि आउटपुट और इनपुट बराबर रही तो कोई एम्पलीफिकेशन नहीं हुई. और यदि आउटपुट जो है वो इनपुट से कुछ गुना ज़्यादा होगी तो इसका मतलब एम्पलीफिकेशन हुई है. और यदि वो ग्रेटर देन 1 है तो एम्पलीफिकेशन हुई है, और यदि वो लेस देन 1 है तो एम्पलीफिकेशन नहीं हुई है. ओके, इस तरीके से हमें इसको समझना है. करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, क्योंकि ये एम्पलीफायर का काम करता है, इसका मतलब ये जो सिग्नल होता है, इनपुट का सिग्नल, उसको बढ़ा देता है. तो उसका जो बीटा का वैल्यू है वो ज़्यादा आना चाहिए. तो यहाँ हम पढ़ते हैं कि जो दिस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है जिसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, तो ये एक नंबर होगा. यदि ये नंबर होगा तो इसके सेम यूनिट की रेशो होगी. ये दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द चेंज इन कलेक्टर करंट. ये आउटपुट का है एंड टू द चेंज इन द एमिटर करंट. तो इनपुट से आप क्या दे रहे हैं, बेस करंट. आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, कलेक्टर करंट. तो आप जानते हो कि जो कलेक्टर करंट जो होता है ना, वो बेस करंट से बहुत ज़्यादा होता है. आपने पढ़ा है जब हमने PNP और NPN ट्रांजिस्टर को पढ़ाया कि ये जो करंट है 5% होता है, तो ये करंट जो 95% के से ज़्यादा होने की संभावना इसमें होती है. तो इसका जो रेशो है वो लगभग 20 to 50 के आसपास आता है. तो मतलब
इसमें जो कॉमन अमिटर कन्फिग्रेशन है स्पेशली, उसमें जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है. It is 20 to 50 and more than this also. You can consult the book in this regard. So because of this large value of this current amplification factor, B prefers to use the common emitter configuration. So this is known as the small signal current gain भी हम इसको बोलते हैं, and its value is very large. इसकी जो वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से ही हम इसको इंडस्ट्री में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इन कंपैरिजन टू कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन. दूसरा पार्ट इसका यह है कि इफ़ वी सिंपली फाइंड द रेशो आई सी एंड आई बी, वी गेट इट्स व्हाट कॉल्ड बीटा डी सी. इसमें चेंज नहीं होगा, इसमें जस्ट एक सिंगल वैल्यू आई सी की होगी और सिंगल वैल्यू आई बी की होगी. पर एक बार फिर से मैं आपका ध्यान यहाँ ले जाना चाहता हूँ कि यदि आपको करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर जो इवेल्युएट करना है, आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करना है, तो हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ हम चलते हैं. ओके, आपने मान लो बीटा ए से निकालना है. अब हम इसको आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं. इसमें आपने देखना है कि कलेक्टर करंट कितना चेंज हुआ बेस करंट के चेंज होने के बाद, और आपने कलेक्टर अमिटर वोल्टेज को फिक्स रखा. जरा आप इधर चलिए, यहाँ हम देखते हैं फॉर एग्जांपल कि आप कलेक्टर अमिटर वोल्टेज को जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, इसको हम 10 के ऊपर फिक्स कर लेते हैं. चलिए, इसको मैंने 10 के ऊपर फिक्स कर लिया. अब डेल्टा आई सी का मतलब क्या है, ये है आई सी टू माइनस आई सी वन, और डेल्टा आई बी का मतलब क्या है, आई बी टू माइनस आई बी वन. ठीक है, कलेक्टर करंट की दूसरी वैल्यू और कलेक्टर करंट की पहली वैल्यू, बेस करंट की दूसरी वैल्यू और बेस करंट की पहली वैल्यू. सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि इसको हमने 10 के ऊपर फिक्स करने के बाद हम फॉर एग्जांपल की 30 माइक्रो एम्पियर बेस करंट को ले लेते हैं, और बेस करंट की जो पहली वैल्यू कितनी हो गई, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 30, और तो बेस करंट की दूसरी वैल्यू को मैं ले लेता हूँ 40, यहाँ मैं लिख देता हूँ 40. तो ये इनको घटा के क्या आएगा, माइक्रो एम्पियर ही आएगा. अब आप यहाँ देखें कि यदि आपका बेस करंट जो है वो 30 है, तो कलेक्टर करंट कितना था उस टाइम, जरा देखें जरा यहाँ, ये नियरली 4.5 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4.5. और जब बेस करंट 40 हो जाता है, तो आपका जो आपका कलेक्टर करंट है वो नियरली हो जाएगा ये इसको हम 5.5 ले लेते हैं, नियरली इट इज़ 5.5. ओके, ये मिली एम्पियर आ जाएगा. ओके, अब देखिए जरा, यहाँ आ जाएगा आपके पास 10 मिली एम्पियर, और नीचे आपके पास आ जाएगा 10 माइक्रो एम्पियर. ओके, अब 10 के साथ 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 टू पावर -3 और +6. इट इज़ जस्ट आई मीन 100. तो 10 टू पावर 3 इट इज़ 1000, right? The difference is of 10. Yes, no, this is 5. Yeah, it is 1. It is not 10, it is 1. Now I'm sorry for this, just take it like this. So ये आपके पास आ जाएगा, it is 1. This is 1 milliampere, and this is what, this is 10 microampere. So this is what you can write, this is 1 by 10 into 10 to the power -3, और नीचे आपके पास आ जाएगा 10 into 10 to the power -6. Okay, so this is 1 by 10, and it is into 10 to the power -3 plus 6. Okay, so this is 10 to the power 3 only, 1 2 3 by 10, so you are left with 100 only. ओके, सो 100 टाइम आ जाएगा. सो बीटा जो है 100 की रेंज का होगा. ऐसे ही आप दो वैल्यू यहाँ चूज़ कर सकते हैं. आप एक वैल्यू 20 ले लीजिए, एक 30 ले लीजिए. तो यदि आप ये एग्जांपल करना चाहते हैं तो एक एग्जांपल हम और कर लेते हैं. तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 20, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 30, और ये आपके पास आ गया माइक्रो एम्पियर. तो 20 के ऊपर जो इसका वैल्यू है वो नियरली हमें कहें कि यदि हम इसको 3 ले लें, इसको हम 3 ले लें, और इसको हम ले लें 4.5. अब ये एक एस्टिमेटेड है, सो एग्जैक्ट नहीं हम कह सकते. तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ आपके पास आ जाएगा जो बीटा AC है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 मिली एम्पियर
नीचे आपके पास आ जाएगा 10 माइक्रो एम्पियर। ओके, सो दिस इज 15/100 इंटू 10⁻³ प्लस 6। So this is 15 into 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100। इसको आप ऊपर ले जाइए, -2 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। दिस इज़ 150। ओके, सो यहाँ यदि आप इसको बीटा AC को कैलकुलेट करते हैं तो आप के पास आ जाएगा इट इज़ 150 टाइम्स लाइक दैट। सो दिस इज़ हाउ टू अंडरस्टैंड इट। आप यदि चाहें तो किसी आप एक और BCE की वैल्यू को यहाँ फिक्स कर लीजिए। तो यहाँ आप 2 बेस करंट की वैल्यू ले लीजिए, साथ में 2 कलेक्टर करंट की वैल्यू ले लीजिए। वहाँ से आप डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। और यदि IC और IB की एक सिंगल वैल्यू अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट जो है वो डायनामिक जो DC बीटा DC को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई थिंक this is all about this video. I hope that you have enjoyed it a lot. Thank you very much.